नीट का रिजल्ट आ चुका है और एक संस्थान से इतने सारे टॉपर्स निकलना कोई मामूली बात नहीं है। इस संस्थान का नाम है आरपीएस ग्रुप और आज मेरे साथ इस खास बातचीत में जुड़ चुके हैं आरपीएस ग्रुप के सीईओ इंजीनियर मनीष राव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में विद मोहिनी राणा। मोहिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच कि हम लोग सेकंड टाइम मिल रहे हैं। जी सर। पॉडकास्ट नंबर 2 जी, जैसे धुरंधर 2 सुपर हिट हुई वैसे ही पॉडकास्ट 2 भी हमारा सुपर धुरंधर की तरफ वायरल होगा। अच्छा सोचना तो चाहिए। जी सर। जी, तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आरपीएस ग्रुप ऐसा क्या करता है जो हर बार इतना अच्छा रिजल्ट आता है? देखिए, पॉडकास्ट 1 में मैंने 10th और 12th के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। जी सर। और आपको याद भी होंगे कि वो रिजल्ट्स कि किस लेवल पे वो रिजल्ट्स थे। अभी 2 दिन पहले जो नीट का रिजल्ट आया है, जी, री नीट था, दोबारा से वो नीट था और ऐसे रिजल्ट्स हमने आज तक नहीं देखे। जी सर। लगभग 550 से अबव 100 स्टूडेंट्स हैं। बहुत बड़ी फिगर है ये, और वो भी सब कुछ स्कूल बेस्ड फिगर है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा कोचिंग में जा रहा है, बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है। सारा का सारा ये जो प्रोग्राम है वो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है। और मोहिनी जी, मैं तो आपको बताऊं, रिजल्ट से पहले हम लोगों ने तैयारी कैसी की थी। जी सर। 1 से 1.5 महीना पहले जब हमने सोचा कि भाई पेपर लगभग ऐसा लगा कि रीटेस्ट होगा, तो हमने बच्चों को ना अलग से बच्चों की तैयारी करवाना स्टार्ट किया। जी सर। बच्चों को मोटिवेट किया कि यार ये एग्जाम आप लोगों के लिए दोबारा से हो रहा है, आप इस चीज़ को ऐसे माने बस। और हमने फिर एलिट बैच बनाया और उसमें तैयारी ज़बरदस्त की। जी सर। एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने बच्चों से बोला, टीचर से भी बोला कि यार मेरे को लग रहा है कि इंडिया में टॉप 10 में 5 बच्चे कम से कम आरपीएस से होने चाहिए। जी सर। और सोचना अच्छा चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। हम अच्छा सोचेंगे तभी हमें अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और देखते ही देखते हम माना कि टॉप 10 में तो नहीं है, 5 तो क्या, 1 भी नहीं है, लेकिन 100 में, टॉप 100 में हम 5 बच्चों के साथ डबल डिजिट्स में हैं। 24, 27, 37, 48, 87 इस तरीके से कैटेगरी रैंक में हम लोग हैं। जी। और बहुत जल्दी आप ये पाओगे कि हम टॉप 10 में एआईआर में 5 पोजीशंस आरपीएस की होंगी, 7 पोजीशंस आरपीएस की हो सकती हैं। जी सर। और हमने ऐसा ही नहीं सोचा। आज से 4 साल पहले जब एनटीएससी का टेस्ट होता था, जी, हमने ऐसे ही मीटिंग ली। मैंने कहा यार हरियाणा में 200 सीट्स हैं, तो लगभग 100 पे आरपीएस होना चाहिए। बिल्कुल। आउट ऑफ 200 100 बच्चे आरपीएस के होने चाहिए एनटीएससी एग्जाम में। जी। जब 10th बेस्ड होता था, हम बहुत नजदीक पहुंच के, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के ना कि 200 में से 70 पर आरपीएस था। 70 बच्चे एनटीएससी क्वालिफाई कर रहे थे आउट ऑफ 200 हरियाणा में। और उसमें रैंक 1 भी आरपीएस का था, रैंक 2 भी आरपीएस का था और रैंक 3 भी आरपीएस का था। तो मेरे को लगता है कि हम जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा मिलता है। बिल्कुल सर। और लगभग 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने जा रहा है। जी। एमबीबीएस की सीट मिलने जा रही है। तो ये बड़े गर्व की बात है और बड़े स्वाभिमान की भी बात है, बड़े गरूर की भी बात है। जी सर, आपकी मेहनत तो साफ दिख ही रही है। अगर मेरी मैं बात मेहनत नहीं है, बच्चों की मेहनत, आपकी मेहनत, टीचर्स की मेहनत। नहीं, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत और टीचर्स की मेहनत। नहीं सर, आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप अच्छे टीचर्स को आपने रखा हुआ है और आपके स्टूडेंट्स पर आप काम कर रहे हैं, तभी तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ, देखो, वो कहते हैं कि हम लोग तो, मेरे फादर साहब भी ये कहते थे कि भाई हम लोग तो आप लोगों के सेवक हैं। जी। टीचर्स के, पेरेंट्स के और बच्चों के। तो वही बात यहाँ पर है कि हम तो सेवक हैं, सारा काम तो टीचर्स का और बच्चों का और पेरेंट्स का है। जी सर, अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि कितने बच्चों ने इस बार टॉप किया है? कितने बच्चों ने टॉप नहीं किया, मतलब इन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट मिलने जा रही है। नंबर 1 बात जी, अप्रोक्स हमारे पास 600 स्टूडेंट्स थे, 600। उसमें से 150 बच्चा हमारा ये सीट लेने जा रहा है। अपने आप में ये स्कूल लेवल पे, कोचिंग लेवल पे रिकॉर्ड है। जी सर, बहुत ही कमाल की बात, बहुत ही कमाल की बात है। जी जी। तो इन बच्चों को, जैसे कुछ एक बच्चे एम्स में भी जाएंगे, कुछ एक बच्चे जैसे मौलाना आजाद है, आपका यूसीएमएस है, सफदरजंग है, तो इन कॉलेजेस को भी प्रीफर करेंगे। बिल्कुल सर। सर, अगर हम बात करें आपकी, तो आपका एजुकेशन को लेकर क्या विजन है?
देखो, एजुकेशन भी एक सेवा है। आप यूँ मान लीजिए कि हम सुबह निकलते हैं और रात को ही अपने घर में पहुंचते हैं। जी सर। कोई भी इलाका अगर आगे बढ़ा है, कोई भी स्टेट आगे बढ़ा है, कोई भी देश आगे बढ़ा है, तो एजुकेशन से ही बढ़ा है। और हम तो ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पर सब कुछ विपरीत था, सारी स्थितियाँ विपरीत थी। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर खोजा। कैसे? जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, आते हैं, वो इलाका सबसे बैकवर्ड होता था 25 साल पहले। बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट भी मिलती थी। देखते ही देखते सबने मेहनत की और वो इलाका आज एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। तो आप यूं सोच लीजिएगा कि वहां पर एजुकेशन आई जी, तो वो इलाका जो है प्रोस्पेरस हो गया। और वहां पे प्रोस्पेरिटी इस लेवल पे आ गई, जो झोपड़ियां थी ना, झोपड़ियां वो खट 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 टीवी की तरह विलाज में बदल गई। और जिस गांव में महेंद्रगढ़ का स्कूल है, वो गांव लगभग 50 बच्चे MBBS में दे रहा है और 50 बच्चे IIT में भी दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी तरक्की का राज है। और विकसित राष्ट्र 2047 में इंडिया बनेगा, उससे पहले भी बन सकता है, लेकिन वो गांव तो विकसित गांव हो चुका है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या ही हो सकती है। सर, RPS ग्रुप अपने बच्चों पर काम कैसे करता है? आज मैं वो जानना चाहूंगी। देखो, काम तो सभी लोग कर रहे हैं जी। कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा पागल होना होता है, तभी वो चीजें आपको मिलती हैं। अब हम काम एक एक बच्चे के ऊपर कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? आज से 15 ईयर्स बैक अगर हम देखें तो CBSE ने अभी एक 9th क्लास में CBSE एडवांस इंट्रोड्यूस किया है जी। सिलेबस। हम 15 साल पहले उसको स्टार्ट कर चुके थे जी। और वो 9th में स्टार्ट किया, हमने तो 15 साल पहले 6th में स्टार्ट कर दिया था। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि आगे 10 साल की योजना बना के ना हम चलते हैं। तो आप सोचें कि जो काम आज हो रहा है वो 15 साल पहले महेंद्रगढ़ जैसे इलाके में होता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर हम 1-to-1 बच्चे के ऊपर काम करते हैं। 1-to-1 मतलब एक एक बच्चे के ऊपर काम करते हैं। माँ बाप बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चे को यूं छोड़ के जाते हैं, भाई RPS वालों पकड़ो आप बच्चे को। तो फिर वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो आदमी को काम करने का मन भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और साथ साथ वो जुनून भी पैदा होता है। बिल्कुल। अब जब आपने माता पिता की बात ही कर दी है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया जी। सर, पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं आजकल के टाइम में कि हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल ज्वाइन करवाएं, किस अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए एडमिशन से पहले? देखिए, आज का बच्चा जो है बड़ा टैलेंटेड है। हमारे को जो मोबाइल मिला था तो वो 20 साल की एज में थे तब मिला था हमें जी। और आज के बच्चे को तो 1 साल का होता है तभी मिल जाता है। और वो इतना स्मार्ट होता है कि उसको डमी मोबाइल दे दोगे तो वो फेंक देगा कि हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या। तो 1 साल का बच्चा भी इतना हुनरमंद है। तो आजकल के बच्चों में जो एक्सपोजर है, जो टैलेंट है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो पेरेंट्स को आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन हो उस स्कूल के साथ जाना चाहिए। जिस स्कूल में अच्छे संस्कार हो उस स्कूल के साथ जाना चाहिए। पढ़ाई तो बच्चा कर ही लेगा ना, क्योंकि टैलेंटेड तो बच्चा ऑलरेडी है। ऑनलाइन भी पढ़ लेगा, कैसे भी पढ़ लेगा। लेकिन जो इमोशनली जो कनेक्ट बच्चा होता है टीचर के साथ, वो टीचर्स उस लेवल पे टीचर्स भी देखे जाए। बिल्कुल। और रिजल्ट्स तो मैटर करते ही करते हैं। अब जिस स्कूल का रिजल्ट ईमानदारी का है, मतलब कि भाई जैसे नीट में हमारे यहाँ कोई नॉन अटेंडिंग बच्चा नहीं होता, कोई ट्यूशन बेस्ड नहीं है, कोई कोचिंग बेस्ड नहीं है और कोई नॉन अटेंडिंग नहीं है। नॉन अटेंडिंग का मतलब बच्चे का नाम स्कूल में चला रहा है, बच्चा कोटा या सीकर पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। 100% ये सारे बच्चे स्कूल बेस्ड हैं। तो यहाँ पर अच्छे टीचर्स की क्वालिटी है, अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छी वैल्यूज हैं और अच्छे संस्कार हैं। और बच्चों को मैं देखता हूँ, बच्चों को ना अपने टीचर्स के प्रति बड़ा लगाव है। उस दिन जब हम लोग ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे थे इस नीट के एग्जाम को, तो मम्मी पापा भी गदगद थे और वो क्या ही तारीफ कर रहे थे टीचर्स की। और वो ये भी कह रहे थे कि हमने अपने बच्चे को LKG में भेजा, हमने अपने बच्चे को फर्स्ट में भेजा, हमने अपने बच्चे को 3rd क्लास में भेजा। मतलब जहाँ बेस मजबूत है ना, मकान वही मजबूत है। तो
मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सारा का सारा जो पार्ट है, नर्सरी वाला, आप प्राइमरी वाला, फिर 6 to 8 वाला, फिर 9, 10, 11, 12 वाला, वो सारा स्ट्रॉन्ग है, तभी बच्चा इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जी सर, अभी आपने एक बात बोली, नीट के लिए बच्चे सीखकर कोटा जाते हैं जी। और आप आए दिन देखते होंगे वहाँ से कैसे केसेस सामने निकल कर आते हैं। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, तो उस प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है? मोहिनी जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। जी। देखिए, जैसे एक बच्चा +1 में कोटा या सीकर जाता है, अपने एज ग्रुप के साथ ही वो क्लासरूम में है और अपने एज ग्रुप के साथ ही वो अपने रूम पे भी है। सिंगल बच्चा रह रहा है, डबल रह रहा है, ट्रिपल रह रहा है, घर से बाहर है, पढ़ाई का प्रेशर है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चे प्रेशर लेते हैं वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। प्रेशर तो लेना ही छोड़ दो। जितना पढ़ाई को एंजॉय करोगे, पढ़ाई उतनी अच्छी आएगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि यार स्कूल बेस्ड प्रोग्राम जो है वो बच्चों की ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सर, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम किस तरीके से? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मोहिनी जी। कोटा और सीकर में स्कूल बेस्ड नहीं है, कोचिंग बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे बच्चा घर से चलता है। पहली बात तो घर के लोगों का आशीर्वाद रहता है, घर से कनेक्ट भी रहते हैं। छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं रिलीज कर लेता है मम्मी के सामने, पापा के सामने, अरे मम्मा ये, अरे मम्मा ये, अरे पापा ये, तो वो प्रेशर वहां पे रिलीज हो रहा है। फिर वो बस में बैठ के आता है, असेंबली होती है स्कूल में, असेंबली में जाता है तो बच्चा मोटिवेट होता है, बहुत कुछ चीजें जानता है, सीखता है। उसके बाद बच्चे का स्पोर्ट्स का भी पीरियड आ रहा है, बच्चे का लाइब्रेरी का पीरियड भी आ रहा है, बच्चा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें एक स्कूल को बच्चा जीता है, कोचिंग को नहीं जीता। कोचिंग तो बस एक खाली प्रेशर 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 और केवल प्रेशर। यहाँ पे स्कूल को वो जब जीता है ना, तो बच्चा परफॉर्म भी अच्छा करता है। जी सर। आप ये मान लीजिए 10th का, 12th का और नीट का और IIT का, ये सारे रिजल्ट्स हमारे इसलिए जबरदस्त हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों के ऊपर प्रेशर है ही नहीं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि स्कूल बेस्ड प्रोग्राम जो है, स्कूल बेस्ड लर्निंग जो है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट लर्निंग और सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। जी सर, अब आपने RPS की इतनी खूबियां बता ही दी हैं, तो मैं आने वाले 5 साल की बात करूं तो RPS ग्रुप का आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे? आपने क्या विजन सेट किया है? हम अगले 10 साल का विजन सेट करके चल पड़े। अच्छा, 5 नहीं, सीधे 10? हाँ, 10 साल का। मैंने पहले भी बताया कि 10 साल का विजन लेके चलते हैं हम लोग। और वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल सर। और आजकल एक बात और आ रही है कि अपने इरादे और अपना टारगेट अपनों के सामने शेयर करोगे तो अपने लोग आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आपका साथ देंगे। जी सर। तो टारगेट हमारी 10 साल का बस यही है कि हम एजुकेशन में बहुत अच्छे लेवल पर बच्चों को लेके जाएं। जी। बच्चों को हम ऐसा बनाएं कि बच्चे अच्छे संस्कारी बने, अच्छी वैल्यूज बोलें जी, और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझें। जी। तो हमारा अगले 10 साल का टारगेट यही है। और जो रिसर्च वर्क है वो भी टारगेट है कि 2047 में जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो साथ साथ विश्व गुरु भी बने। और विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारे पास सारे वो इक्विपमेंट्स होंगे जो आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं। उसके ऊपर काम कौन करेगा? उसके ऊपर तो साइंटिस्ट काम करेंगे, रिसर्चर काम करेंगे। तो हम लोग उस लेवल पे भी बच्चों को लेके आना चाहते हैं। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा है, क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा रहा है। हम चाहते हैं कि स्कूल में 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे भी, हम उनको इस तरीके का प्रोग्राम दे रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के ना कि वो बच्चे स्कूल लेवल पर ही बिजनेस की बात सीख रहे हैं, स्टार्टअप की बात सीख रहे हैं स्कूल लेवल पे, 9, 10, 11, 12 का बच्चा। और हम लोगों ने 3-4 फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक फील्ड फैशन डिजाइनिंग का है, उसमें हमने पेरेंट्स को भी लिया है, हमने टीचर्स को भी लिया है, हमने स्टूडेंट्स को भी लिया है। और फैशन डिजाइनिंग के 2-3 कॉलेजेस में जहाँ कोर्सेज हैं वहाँ पर उन बच्चों को भेजा है। आप बहुत जल्दी ये पाओगे कि बच्चा 9, 10, 11, 12 का उस ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म पे बच्चा धूम मचाता मिलेगा। जी सर, आप खुद भी इंजीनियर हैं जी, तो AI के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए AI के साथ तो जाना ही पड़ेगा।
मैं किसी प्रोग्राम में बोल रहा था कि 2 टाइप के लोग हैं इस संसार में। एक टाइप के वो लोग हैं जिनको एआई में भय दिखता है। हाँ। और आप सबके लिए हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश एआई में भाग्य देखता है जी। और हमारा देश एआई में भविष्य भी देखता है जी। तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। बिल्कुल सर। हम कंप्यूटर पे नंबर 1 पे हैं, आईटी में नंबर 1 पर हैं। हमारा आदमी चाहे अमेरिका बैठा है, चाहे चाइना बैठा है, चाहे इंडिया में है, सब टोटल काउंट करोगे तो सबसे आगे है जी। एआई में भी आप पाओगे कि जो काम हो रहा है आप बहुत जल्दी ये पाओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिंदुस्तानियों का कब्जा है, क्योंकि उस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। आरपीएस में है, आरपीएस में तो 2nd क्लास से ही एआई के ऊपर काम स्टार्ट कर रखा है। 2nd क्लास से जो आज तक के ऊपर ऐना नहीं बोलती है जी, न्यूज आती है, वो बच्चा स्कूल लेवल पे हमारा न्यूज दे रहा है। स्कूल लेवल पे 3rd 4th 5th क्लास का बच्चा न्यूज दे रहा है आज तक जैसा आरपीएस न्यूज चैनल के ऊपर। तो एआई का तो फ्यूचर है ही है। देखो आज समय की डिमांड है, आपको उसके साथ जाना ही होगा जी सर। जितना जल्दी चले जाएंगे हम उतनी जल्दी तरक्की करेंगे, जितना लेट सोचेंगे हम पीछे रह जाएंगे। जी सर। अब आपने ये तो बता ही दिया कि आरपीएस की 2nd क्लास से ही स्टार्ट हो गई हैं एआई क्लासेस। हाँ जी। तो सर अब ये तो बात होगी शिक्षा की, एजुकेशन पर हमने बात कर ली। अब हम सिर्फ बात करेंगे मनीष राव के। मनीष राव खुद को एक लीडर के तौर पे देखेंगे आने वाले समय में, या बिजनेसमैन के तौर पर देखेंगे, या फिर एक टीचर के तौर पर देखेंगे? मैडम लाइफ में आदमी आता है ना जी, इज्जत शोहरत और पैसे के लिए आता है। और कहते हैं जब आप भगवान के पास जाओगे तो ये बात तो भगवान करेंगे कि भाई हाँ आपकी फिल्म सुपर हिट रही या नहीं रही। तो हमारा तो काम आप किसी भी एंगल से देख लो, आपने टीचर की बात रखी, आपने लीडर की बात रखी और आपने बिजनेसमैन की जी। मैं देखता हूँ कि तीनों चीजों में समाज की सेवा है। हाँ। तो हमें तो समाज की सेवा करनी है मैडम। आपकी बातों से ये तो साफ हो ही चुका है कि आप समाज से बहुत कनेक्ट हैं। और जब हमने पहला पॉडकास्ट किया था उस दौरान समाज से ही हैं जी, समाज से ही हम हैं। हमारे समाज सेवी के तौर पर आप अपनी बहुत सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे। मतलब अगर पेरेंट्स हमसे सेटिस्फाइड हैं तो यूं मान लो हमें कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एक सेठ अपने ग्राहक के अंदर भगवान देखता है, वो सेठ कभी मार नहीं खा सकता। तरक्की है उसकी। एक पॉलिटिशियन अपने वोटर्स के अंदर भगवान देखता है, वो वोटर्स कभी मार नहीं खाएगा। और एक स्कूल ओनर और शिक्षाविद अपने बच्चों में, पेरेंट्स में वो रूप देखता है, तो बच्चे कामयाब है, वो बंदा पीछे जा ही नहीं सकता जी। तो आप यूं मान लो ये सेवा है जी। सर समाज सेवा और शिक्षा से आप इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं जी। अगर हम देखें तो शिक्षा से हमारे समाज में क्या बदलाव आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए शिक्षा से समाज में बदलाव, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहला जरिया ही शिक्षा है कि समाज को बदल सकती है। क्योंकि बच्चा घर से स्टार्ट होता है जी, और जो बच्चा सीख के आता है वो घर पे बात करता है और बात रखता है घर में, तो वो चीजें सोसाइटी में जाती हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ही एजुकेशन से जाता है समाज में, और समाज को सुधरने में उससे बड़ी हेल्प मिलती है एजुकेशन से जी। तो आप ये मान लें कि जो इलाका 25 साल पहले सबसे पीछे था, आज वो इलाका पढ़ाई में सबसे आगे है जी। अब पढ़ाई में आगे नहीं है, वो इज्जत, पैसा और शोहरत में सब में आगे। तो शिक्षा से तो सब कुछ बदला जा सकता है, आप ये मान लें। सर टाइम्स ऑफ इंडिया में आरपीएस ग्रुप का एक सर्वे मैंने देखा था। जी। वो क्या था? हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मैंने पढ़ा था आरपीएस ग्रुप के बारे में। देखिए सबका सर्वे होता है हाँ, कि भाई इंडिया किस पोजीशन के ऊपर है जीडीपी में, और क्रिकेट टीम कौन सी किस पोजीशन पे है, और अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ फीफा, उसमें कौन कौन सा देश किस किस पोजीशन पे था। जैसे स्पेन और अर्जेंटीना की बात आई तो 1st 2nd नंबर पे इस तरीके से। तो ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन में भी इस तरीके से सर्वे करता है। वो उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स की सर्वे करता है और वो नॉन रेजिडेंशियल स्कूल का भी सर्वे करता है। आपके लिए मतलब आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जिस स्कूल में आप बैठे हैं, हाँ जी,
ये 25 एकड़ में स्कूल है, 25 एकड़ में। और टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है कि रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो आउटर दिल्ली, इसका रैंक सेकंड है। आउटर दिल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स में इसका रैंक सेकंड है। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल बहरोड, आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो। जी सर, मैंने पढ़ा था, तभी तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया। दूसरी बात, गुरुग्राम की लिस्ट अलग निकलती है। हाँ। गुरुग्राम का टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जो सर्वे है उसमें रैंक 1 पे भी आरपीएस है और रैंक 2 पे भी आरपीएस है। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि ये स्कूल अभी जस्ट 4-5 साल पहले ही बहरोड में आए हैं और गुरुग्राम में आए, और उसके बाद इतनी धूम मचा रखी है। वो 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं। ये लोग सब कुछ देखते हैं। आप जिस कैंपस में बैठे हो जी, यहाँ पे कोई ऐसा गेम नहीं है जो होता ना हो, इंडोर और आउटडोर। आपका स्क्वैश, बिलियर्ड्स, स्नूकर, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ये सब इंडोर आउटडोर सारे गेम्स हैं। आजकल वैसे स्टूडेंट्स को गेम में बहुत इंटरेस्ट है। जाना भी चाहिए। जी, मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे गेम्स में अच्छे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल, कि जो बच्चे गेम्स में है ना, वो बच्चे एकेडमिक में भी अच्छे हैं, उनमें एक्सपोजर भी कंपेयर टू अदर्स अच्छा है। तो बच्चों को एक गेम हर बच्चे को लेना चाहिए और डेली 1 घंटा खेलना ही चाहिए। 1 आवर डेली खेले बच्चा। आप देखोगे कि गेम से बच्चा कॉन्फिडेंस भी पा रहा है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और गेम से बच्चा स्ट्रांग भी होता है। कैसे? फिजिकली, मेंटली। कैसे? हार गया तो वो हार नहीं रहा, वो सीख रहा है। वो हार को कैसे जीत में कन्वर्ट करना है, वो चीज़ वहाँ से सीख रहा है। वैसे वो चीज़ फिर एजुकेशन में भी सहायता करती है। तो बच्चा स्ट्रांग हो रहा है जी, कंसंट्रेट भी कर रहा है, हाँ, और फिजिकली फिट तो है ही वो जी। तो बच्चे को बड़ा फायदा होता है। मैं तो पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 आवर बच्चे को डेली खेलना चाहिए। जी। और जिस स्कूल में आप बैठे हैं ये सपनों का स्कूल है। स्विमिंग पूल भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, स्टाफ क्वार्टर्स भी है यहाँ पे, और इतना लस ग्रीन कैंपस आप देख पा रहे होंगे। शायद और शायद इस तरीके का माहौल कहीं मिले जी। और यहाँ पर बच्चे ना, कोई बच्चा बिहार से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई यूपी से है, कोई आपका पश्चिम बंगाल से है, बच्चे पंजाब से भी हैं। एक जो कल्चर मिला ना स्टेट का, हर स्टेट का बच्चा जब आता है तो एक कल्चर अलग ही डेवलप होता है जी। तो बच्चे एक दूसरे का कल्चर जानते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग बनती है, और मेरे ख्याल से यही इस स्कूल की ब्यूटी है। जी जी। अगर हम बात करें मनीष सर की, तो मनीष सर का ड्रीम स्कूल, ड्रीम एजुकेशन का मॉडल क्या है? जिस विश्वास और भरोसे के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे हवाले करके जाते हैं, हाँ, मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम सबको इतनी शक्ति दे, ताकत दे कि हम उनके भरोसे पर खरा उतर पाएं, उनके विश्वास पर खरा उतर पाएं, और उनके सपनों को अपने सपने समझ के ना बच्चों के सपनों को साकार कर पाएं। जी। ये अपना ड्रीम है। तो सर, आपने जब ये सेटअप किया था, संस्थान चलाई थी आपने, उससे पहले आपने ये सब कुछ सोचा तो जो आज आपके पास है? कुछ धुंधली पिक्चर थी, कुछ धुंधली पिक्चर थी। अब वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मैं इन द सेंस हम, हाँ, स्टार्टिंग से ही मैं सोचता था कि यार जब भी सीबीएसई का रिजल्ट आता था, इस तरीके की कोचिंग नहीं होती थी। और ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की। हाँ जी। तो जब रिजल्ट आता तो उससे एक दिन पहले मैं जब सोता था तो मैं इस सोच के साथ सोता था, रैंक 1 भी आरपीएस का होगा, रैंक 2 भी आरपीएस का होगा, रैंक 3 भी आरपीएस का होगा। मैं शुरू से ही बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, और भगवान ने वो सब चीज़ें दी भी हैं। देखो, मैं तो ये भी बोलूँगा, तो जब आदमी पॉजिटिव सोचता है तो सब चीज़ें उसकी सही डायरेक्शन में होती चली जाती हैं, और शायद उसका जो टारगेट होता है वो भी अचीव परमात्मा करते चले जाते हैं कि ले भाई तूने ईमानदारी से ये मांगा, ये ले जी। और कहते हैं कि मेहनत का मेहनताना भगवान कभी भी अपने पास नहीं रखते, हर इंसान की झोली में उसका डाल देते हैं कि ये तेरी मेहनत थी, ये अपना मेहनताना पकड़ दो। जी सर। आरपीएस बहरोड 24 जुलाई से 26 जुलाई को क्या इवेंट करने जा रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि चारों तरफ मैंने देखा भी, जब मैं आ रही थी तो बच्चे तैयारी कर रहे थे। मैंने बच्चों से बात भी की तो उन्होंने बताया मैम डांस की प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में 24, 25 और 26 जुलाई को यहाँ पे सीबीएसई क्लस्टर मीट 14 एथलेटिक्स मीट है यहाँ पे जी। और यहाँ पर सारे राजस्थान से बच्चे आएंगे,
लगभग 80% राजस्थान से, गंगानगर, आपका जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, पूरा एरिया आएगा। इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे आएंगे एज ग्रुप के, अंडर 14 एज ग्रुप, 17 और 19 एज ग्रुप, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही होंगे। लगभग 1500 बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। खेल महाकुंभ होने जा रहा है, मैं तो ये बोलूँगा खेल महाकुंभ। और राजस्थान का बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो इस ग्राउंड को देख के वो वैसे ही खुश हो जाएगा, और जब गेम्स में जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उनको लगेगा कि यार हम एक अच्छे स्टेडियम में है जी। क्रिकेट का स्टेडियम जैसे होता है ना, नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम अहमदाबाद, तो वैसा सा ही स्टेडियम यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो अपने कैमरे से जरूर दिखाइएगा जी। वैसा सा ही स्टेडियम आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल बहरोड का है। लस ग्रीन ग्राउंड है, और जब यहाँ पर बच्चे आएंगे तो जो कंपटीशन होगा वो धूम मचाएंगे, तो अलग ही एनवायरनमेंट होगा जी। मैंने जब यहाँ पे अभी मैं ऐसे देख रही थी तो मैंने देखा पूरे में ग्रीनरी बहुत है। हाँ जी। तो आप सिर्फ शिक्षा से नहीं, आप एनवायरनमेंट से भी बहुत कनेक्ट हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होना ही चाहिए देखो, और चीज़ें स्कूल से चलती हैं, चीज़ें घर से चलती हैं। बच्चा स्कूल से सीख के जाएगा, वो फिर घर पे जाएगा, घर पे लेके जाएगा, तो फिर घर से भी वो चीज़ें सोसाइटी में जाएंगी। तो यहाँ पर तो इस तरीके से हमें करना ही पड़ेगा, और आजकल तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रही है, तो हम गवर्नमेंट के साथ ही जा रहे हैं जी। और सबसे अच्छी बात यहाँ की एक और भी है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, हाँ जी, वो सचमुच में इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हॉर्स राइडिंग पे है, बच्चा गेम खेल रहा है और इस तरीके का जब एनवायरनमेंट होता है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है जी। घर में मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट कितना सुंदर नाम है। उस प्लांट से मनी नहीं आता है, उस प्लांट से पॉजिटिविटी आती है। हाँ। जब वो ग्रीन होता है और वो जो बढ़ता है तो पूरे घर में पॉजिटिविटी आती है। हाँ। और जब पॉजिटिविटी आती है तो सारा घर पॉजिटिव होकर काम करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे कहते हैं कि जब पॉजिटिविटी होती है तो बरकत भी होती है। हमारी जो संपत्ति है वो आगे बढ़ना, कुछ ऐसा सही। हाँ, कुछ ऐसा मैंने अपने दादाजी फायदा होना उस चीज में फायदा होना। तो जब आदमी पॉजिटिवली काम करता है तो फायदा होता है। मनीष सर, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं खुद भी बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, और शिक्षा से आप इतने कनेक्ट हैं, और बात करें समाज सेवा से, उससे भी आप कनेक्ट हैं, एनवायरनमेंट से भी आप कनेक्ट हैं। इसी कड़ी में एक और सवाल है मेरा। मैं आपका एक छोटी सी बात बीच में ला रहा हूँ जी। इंसान का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, अगर आप किसी से 5 मिनट भी मिलो ना, 5 मिनट मिलने के बाद जब वो सोचे आपके बारे में, यार वो इंसान तो बढ़िया था जी, वो आपको सोचे कि यार वो इंसान तो बढ़िया था, पॉजिटिविटी आए, तो हम सबका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जी सर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं तो कहता हूँ कि दुनिया के लिए ये रिसर्च करने वाली बात है कि महेंद्रगढ़ जाके लोगों को सचमुच में रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरीके से एजुकेशन की अलग जगाई जा सकती है। उससे बड़ी एग्जाम्पल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जो एरिया सबसे बैकवर्ड हो और आज वो सब एजुकेशन में सबसे ऊपर हो, अपना दिमाग वाला जो काम है ना, अपनी एजुकेशन दूसरे के अंदर डालना दुनिया का सबसे टफ काम है, जो कि वो हम सब ने किया। तो मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर जाके सोचना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सचमुच में बताना चाहूँगा, अगर आप एथलेटिक्स में जाओ जी, तो एथलेटिक्स में दुनिया में सबसे बेस्ट कौन? उसेन बोल्ट। वो आइडियल हो, लगा लो, वैसा ही बनना है। आप क्रिकेट में जाओ तो क्रिकेट में तो बहुत सारे आइडियल हो जाएंगे जी। भाई विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, सचिन तेंदुलकर भी, विवियन रिचर्ड्स भी, गैरी सोबर्स भी, जो अभी चले गए बेचारे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो लेकिन हो सबसे बेस्ट, आप स्विमिंग में हो, माइकल फिलिप्स होना ही होना चाहिए भाई। तो जिस तरीके का आइडियल आपका होगा ना, वैसी सी चीजें आपके अंदर आएंगी और वैसा सा ही फिर आप काम करते चले जाएंगे। तो सर, आज की खास बातचीत तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली, हमारे दर्शक भी इसे एंजॉय करेंगे। इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल है, अगर आप 5 साल बाद खुद को पलट कर देखते हैं जी, तो आप खुद को एक बिजनेसमैन के तौर पर देखेंगे या फिर समाज के सबसे चहेते लीडर के रूप में देखेंगे? दोनों की डेफिनेशन एक ही है। बिजनेसमैन को भी लोग अच्छे तरीके से देखते हैं जी, टाटा को। हाँ, टाटा जी की, रतन टाटा जी की बात मेरे को याद है। उन्होंने कोरोना काल में ये बोला था कि यार इस मुसीबत की घड़ी में आप अपने कर्मचारियों को किसी को भी ना निकालें। हाँ, बोला था उन्होंने। हाँ।
मुसीबत की घड़ी में अपने कर्मचारियों का साथ दें, जी। तो उस बात से मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। और भगवान ने हमें भी हम सबको ताकत दी कि आरपीएस ने भी कुछ वैसा सही किया। तो बिजनेसमैन के रूप में भी आप फेमस हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपकी बात आपके समाज तक जा ही रही है, बच्चों के थ्रू, टीचर्स के थ्रू। तो आपकी मेहनत दिखती भी है। वो फिर सेवा अपने आप लोगों को समझ में आ रही है। जी सर। हर आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग है। आप इसको शिक्षा को बिजनेस समझोगे तो बिजनेस में भी सेवा देख लो आप। हाँ। आप उल्टा भी रिवर्स भी करके देख लो कि वो भी एक सेवा ही है। अब कोरोना काल में जितने भी इंजेक्शंस बने, जितने भी वैक्सीन्स आई, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं तो सेवा ही थी ना। हाँ। कि यार फटाफट चीजें बनी और आम पब्लिक के लिए यूज आई, वो काम आई। तो मैं तो समझता हूँ बिजनेसमैन और शिक्षाविद दोनों एक ही कड़ी हैं और दोनों का काम एक जैसा सा ही है। समाज हमारा बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाहिए। राम राज सा है ना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, किसी की कोई बुराई ना करें। मेरी कैपेसिटी इतने काम करने की, तो मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो उसको भी शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ। एक आदमी इतना काम कर रहा है, उसको भी शाबाशी मिलनी चाहिए। और कोई कंपैरिजन ना हो, कंपैरिजन हो अच्छे का। हाँ। कि यार उसने कितने लोगों को अच्छा बनाया, बस ये कंपैरिजन हो। जी। जिस स्कूल में आप बैठे हैं जी। ये बहरोड और कोटपुतली जिले में आता है। हाँ। पहले ये स्कूल अलवर जिले में आता था। जी। अभी कुछ दिन पहले 3 जिलों में कन्वर्ट हो गया, अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में हमारे 10th का जो रिजल्ट आया सीबीएसई का, रैंक 1 पे भी आरपीएस था, 2 पे भी आरपीएस था, 3 पे भी आरपीएस था। मैं बहरोड की बात कर रहा हूँ। +2 में भी मोहिनी जी रैंक 1st पे आरपीएस, रैंक 2nd पे आरपीएस, रैंक 3rd पे आरपीएस। अभी नीट का रिजल्ट आया, नीट में प्रिया बच्ची है यहाँ की जो 667 का स्कोर करी आउट ऑफ 720, वो भी इस जिले की टॉपर है। आईआईटी में भी आरपीएस का बच्चा टॉपर है, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो आप ये कह सकते हो कि एकेडमिक में 1st, 2nd, 3rd पोजीशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकेडमिक में आरपीएस है। हरियाणा की बात करें चाहे फिर वो राजस्थान की बात। फिलहाल तो मैं बहरोड और कोटपुतली की बात कर रहा हूँ जी। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं अलवर की भी बात नहीं कर रहा, मैं बहरोड कोटपुतली की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात स्पोर्ट्स की है। हाँ जी। जिस लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, हमने टीचर्स की क्वालिटी पे काम किया। देखो स्कूल बिल्डिंग से नहीं जाना जाता। हाँ। आप पेड़ के नीचे पढ़ा लो, इस पेड़ के नीचे पढ़ाने वाले में दम है, बच्चा अपने आप खींचा चलाएगा आपके पास। आप एसी में पढ़ा लो और सोने की टेबल्स बेंचेस दे दो, पढ़ाने वाले में दम नहीं है तो बच्चा आकर भी लौट जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो जो स्कूल चलाने का सबसे बड़ा और सबसे मेन जो मकसद होता है वो अच्छी एजुकेशन होता है, और अच्छी एजुकेशन अच्छे टीचर से आती है। सर आपके इस ब्रांच में हॉस्टल भी है ना? 7 स्टार हॉस्टल है, गर्ल्स का और बॉयज का। तो अच्छे टीचर से अच्छा स्कूल है, ना कि अच्छी बिल्डिंग से अच्छा स्कूल है। जी। राइट जी। तो अच्छे टीचर्स हैं तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतरीन है। नंबर 2, ऐसे ही कोचेज भी हमारे NIS हैं, एक्सपर्ट्स हैं। जब अच्छे कोचेज हैं तभी गेम्स में हम अच्छे हैं। हाँ। अलवर जिले में खैरथल, तिजारा में, कोटपुतली, बहरोड में हम गेम्स में एक तरफा हमारा राज है। 70% आरपीएस है, बाकी के 30% पे सब है। बहुत बड़ी बात है। तीनों डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सर मेरा फिर बार बार यही सवाल रहता है, आरपीएस इतना अलग कैसे है? केवल और केवल मेहनत। देखिए मेहनत का कंपटीशन तो मेहनत से होगा, वो भी स्मार्ट मेहनत। हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, स्किल्ड वर्क कौन कर रहा है? बात वो है। आपने अभी देखा होगा कि हमने नीट को ऑनलाइन सेलिब्रेट किया। उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया 30,000 लोग यूट्यूब चैनल पे लाइव देख रहे थे। 30,000 लोग। मतलब पेरेंट्स को भी लगा यार क्या ही, अभी तो रिजल्ट आया और ये तो ऑनलाइन लेके बैठ गए और क्या ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में स्मार्ट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, है ना? तो 10 साल आगे की सोच के अगर आप काम कर रहे हैं तो ही आप उस लेवल पे जा सकते हैं। फिर मेहनत का मुकाबला मेहनत से है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एप्पल जो है हर साल
अपना मोबाइल जो है हाँ। वो अपडेट कर देता है जी। तो वैसे ही आपको हर साल अगर अपनी मूवी हिट करनी है तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और तब जाके ना आपका उस साल का रिजल्ट सबसे बेहतर होगा और तभी आपकी मूवी हिट होगी। जी सर। ये खासियत है। और आरपीएस के बच्चों में मैंने देखा भी है कि वो हर साल अपडेट ही होते हैं। होना ही पड़ेगा। देखिए ना, आप बहुत साल पहले नोकिया का मोबाइल था, उसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। एप्पल आ रहा था, हाँ। उसको पता ही नहीं लगा, उसको लगा कि यार मेरी तो बादशाह था, मैं क्यों ही अपने आप को चेंज करूं। उसी पुराने ढर्रे पर वो सोच रहा था। लेकिन एप्पल तो आते ही उसने अपना कब्जा जमा लिया। क्यों कब्जा जमाया? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे बोलना चाहूँगा कि हर साल अपने आप को अपडेट करके चलना पड़ेगा हमें। अगर हम अपडेट हैं तभी तरक्की है, चाहे हमारा कोई भी फील्ड हो। आज जो क्रिकेट खेल रहा है उसको पहले वाली स्टाइल को छोड़ के ना लेटेस्ट स्टाइल अपनानी पड़ेगी। हाँ। फुटबॉल खेल रहा है, आप देखा हो क्या फास्ट फुटबॉल हो गया, वैसे से ही खेलना पड़ेगा। तो समय के अनुसार तो अपने आप को आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। मोहिनी जी। जी सर, पिछले पॉडकास्ट में जब हमने बात की थी तो आपने मुझे बताया था कि आप अपने बच्चों को एक टारगेट दे रखा है आपने कि आप उन्हें थार गिफ्ट करेंगे। जैसे कि हमारे मम्मी पापा में लालच दे देते थे, अगर तेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे तो तेरे को ये मिलेगा, तो वैसे ही आपने भी दिया था जी। तो इस बार भी कुछ ऐसा था क्या? हाँ, वो टारगेट जो एक्चुअली में ना मैंने आईपीएल से देखा कि जब जैसे ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से आ रहा होता है, हाँ, तो गाड़ी को देख के ना और फिर अंदर और फिर ऊपर ग्राउंड में घुसता है तो ऊपर देख के भगवान को विश करके ग्राउंड में जाता है। तो मैंने देखा यार प्लेयर्स के लिए गाड़ी है तो हमारे बच्चों के लिए गाड़ी क्यों ना हो। तभी मैंने थार अनाउंस की और वो थार की अनाउंसमेंट थी कि भाई जो बच्चा 500/500 लाएगा उसको मिलेगी या ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आएगा तो उसको मिलेगी। अब क्या हुआ कि बेचारे बच्चे ना 499 पे रह गए, +2 में भी और 10th में भी, तो एक नंबर से रह गए। और अब मैंने बच्चों से बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार अगली बार थार की गाड़ी का जो प्राइस है, हाँ, उससे अपर प्राइस वाली गाड़ी तुम लोगों से ही फाइनल करवाएंगे। हाँ। तो पक्का मिलेगा मोहिनी जी। जी। इस बार उससे भी बड़ी कॉस्ट वाली गाड़ी मिलेगी बच्चों को। और टारगेट भी है और पेरेंट्स वाला लालच भी है। बच्चों के सामने होना ही चाहिए टारगेट कि भाई मेरे को तो इसको लेके जाना है भाई, तो पक्का मिलेगा। जी सर, उससे बच्चे में एक्साइटमेंट भी आती है जी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो CUT का एग्जाम होता है, हाँ, उसमें हमारे बच्चे ने लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 3rd लिया था, हाँ, पूर्वा सिंह ने, बहुत बड़ी बात थी। क्लैट में इस बार कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है एक बच्चे ने, कैटेगरी में क्लैट में। तो मतलब हम लोग कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं 6-2+2 बड़ी शिद्दत से सबकी तैयारी करवाते हैं जी, बड़ी शिद्दत से। और उसी का नतीजा है कि बच्चा टॉप 10 में भी आ रहा है, टॉप 20 में भी आ रहा है, टॉप 100 में भी आ रहा है। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चे का सपना होता है, हाँ, होता है जी। हम बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए बच्चों को वहां भेजते हैं। जिस स्कूल में आप बैठे हो, इस स्कूल का एक बच्चा 9th क्लास में आता है हमारे यहाँ। नया स्कूल होता है, मम्मी पापा आते हैं, देखते हैं यार नया स्कूल है, कैसा होगा, कैसा चलाएंगे। लेकिन उनको लगा कि यार यहाँ पे ना वाइब्स पॉजिटिव आ रही हैं, तो उन्होंने हमारे स्पुर्द किया बच्चा। नाम था बच्चे का संयम बंसल, कोटपुतली से। उस बच्चे ने 12th में बड़े अच्छे मार्क्स लिए और SRCC में उसका एडमिशन हो गया। अभी उसका UG क्लियर, मतलब UG उसका पास आउट हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन हुई है उसकी SRCC से। हमारे इलाके के लिए बड़े गर्व की बात है और बड़े गरूर की बात है। और बच्चों के लिए उस बच्चे ने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि SRCC के इतिहास में आज तक इतना बड़ा पैकेज किसी बच्चे को नहीं मिला जो पैकेज संयम बंसल को मिला। अब आप पूछोगे कितना भाई जी, आपका अगला क्वेश्चन तो यही होगा। 36 लाख पर एनम का उसको पैकेज मिला। पूरे SRCC कॉलेज में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इस बात की चर्चा है कि यार ये बच्चा किस स्कूल का है। RPS का है भाई, बच्चा RPS इंटरनेशनल स्कूल बहरोड का है। अब उस बच्चे को देख के ना वहाँ पर जो बच्चे और हैं वो भी मोटिवेट हो रहे हैं कि यार जब हमारा ये जूनियर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस बार तो SRCC में बच्चों की बाढ़ लगी हुई है। पिछली बार 7 स्टूडेंट्स थे, इस बार वो फिगर बढ़ने वाली है। तो आप ये पाओगे कि जितनी भी IITs हैं हिंदुस्तान की, हाँ, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान के, हाँ, और बेस्ट आर्ट्स के और कॉमर्स के कॉलेजेस हैं,
वहाँ पे सब बच्चे आरपीएस वाले धूम मचा रहे हैं। अपना इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, अपना डिग्री कॉलेज भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज की एजुकेशन भी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट बोले तो सबसे बेस्ट है। 80 to 90% प्लेसमेंट है। 80 to 90% अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आईआईटी जैम में जो यूजी करके बच्चा पीजी आईआईटी से करना चाहता है, उसको आईआईटी जैम का एक एग्जाम देना पड़ता है। उसमें हमारी एक बच्ची का नीसू का AIR रैंक 1 आया था। और जितने सिलेक्शंस आरपीएस डिग्री कॉलेज से आईआईटी जैम के लिए होते हैं, उतने डीयू के किसी कॉलेज से नहीं होते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। हम यूपीएससी की भी तैयारी करवा रहे हैं, स्कूल में भी। यूपीएससी की तैयारी स्कूल में। क्या ही बात कर रहे हो? मतलब आपको लग रहा हो यार ये क्या ही बात कर रहा है। यूपीएससी की तैयारी तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन वाले बच्चे करते हैं, हम स्कूल में करवा रहे हैं। ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? जब 15 साल का बच्चा इस तरीके से धूम मचा सकता है, तो हमें तो वो प्लेटफॉर्म देना ही पड़ेगा ना। एलन मस्क 12 साल का था तो उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो हमें अपने बच्चों को उस लेवल पे तो लेके जाना पड़ेगा। जितना अर्ली आप काम स्टार्ट कर दोगे, उतने ही अर्ली अपने टारगेट को आप अचीव कर पाओगे। सर, अब आपने यूपीएससी की बात करी दी है, तो आरपीएस और किस किस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं? कॉलेज लेवल पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी का तो सबसे बड़ा एग्जाम है, उसके बाद उससे नीचे तो सारे ही है। हाँ जी। हर उस चीज की तैयारी करवा रहे हैं जो बच्चा चाहता है। बच्चे से पूछा जा रहा है भाई आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जाना है, आप उस सेक्शन में चले जाएं। एनडीए में बच्चे इस बार इतने ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं, गर्ल्स और बॉयज, आप सोच नहीं सकते। आरपीएस के एनडीए में स्कूल के, तो मतलब अच्छे लेवल पे। देखो, अगर आप टीचिंग में अच्छा कर रहे हैं, तभी आप गेम्स में भी अच्छा करेंगे, तभी आप कल्चरल में भी अच्छा करेंगे। वो कहते हैं कि गांव की गली बता देती है कि गांव के लोग कैसे हैं, गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो एकेडमिक अच्छा है तो आपका सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। 80 to 90% बच्चे की प्लेसमेंट हो रही है मोहिनी जी, और क्या ही चाहिए। बिल्कुल। वेटनरी कॉलेज है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहां पर हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेटनरी कॉलेज है हिंदुस्तान का, आरपीएस वेटनरी कॉलेज महेंद्रगढ़, वन ऑफ द बेस्ट। आप जो मेडिसिटी की जो गैलरीज देखते हैं ना, हाँ, उससे भी बेहतर है। आप सोच ले कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे होगा, और टीचर्स की क्वालिटी तो देखने में ही पता चल रहा है। और टीचर्स की क्वालिटी तो मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ कि अच्छे टीचर्स, अच्छा स्कूल, ये आरपीएस की सफलता का राज है। हाँ, वो तो प्लानिंग है ही ना। विजन तो आपका ऊपर से आ रहा है, आपका विजन तो ऊपर से आ रहा है। तो विजन है, आप हमारा 10th का प्लानर देखेंगे, 6th का प्लानर देखेंगे, आप इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लानर देखेंगे, MBA कॉलेज का प्लानर देखेंगे, BBA BCA का देखेंगे, पॉलिटेक्निक का देखेंगे, तो आपको अपने आप में ही लगेगा कि यार सचमुच में अपडेटेड और आने वाले 10 साल आगे की सोच के नए प्लानर बना रखा है। जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मोहिनी जी। अच्छा लगा कि इस तरीके से हम दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार। तो आज की इस खास बातचीत में मेरे मौजूद थे आरपीएस ग्रुप के CEO इंजीनियर मनीष राव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से लेती हूँ विदा।